Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is MCQ series for a particular topic, most important component of your general studies syllabus, that is modern history. Modern history में यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट 1857 से, एंड हम ये JKS जो हमारा केस बैच है वहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा है इन डिटेल. हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर पढ़ा, तो आज हम इसके MCQs करेंगे सो दैट कि आपको पूरा रिवीजन फिर से हो जाए. और इसके अलावा EPFO बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए. इस एग्ज़ाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, और बाकी JKSS भी या JKPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इवन UPSC, उनमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री मेन कंपोनेंट मानी जाती है. तो हम चैप्टर वाइज MCQs किया करेंगे इसकी. तो आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के MCQs करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. I will read the question and the 4 options. You have to write the correct this option, right answer in the comment section or the live chat box. So let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Which among the following was not an economic cause of the revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इकोनॉमिक कॉज नहीं था? आपको पता है रिवोल्ट कुछ कॉजेज़ की वजह से स्टार्ट हुआ जिसमें इकोनॉमिक कॉज भी एक कंपोनेंट माना जाता है. तो इन चारों में से इकोनॉमिक कॉज क्या नहीं था? सबसे पहला ऑप्शन है हैवी टैक्सेशन. लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन हो गया था. क्या ये सही है? बिल्कुल, ये एक इकोनॉमिक कॉज हुआ था रिवोल्ट का. पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था या बाकी लोगों को भी, तो इसलिए वो रिवोल्ट में जुड़ गए थे. दूसरा, ब्रॉट डाउन ऑन मेजर पैट्रोनेज फॉर आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. क्या ये सही है? हाँ, ये भी एक इकोनॉमिक कॉज है, क्योंकि आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट जो है उनसे अब कोई चीज़ें नहीं लेता था. प्रिंसेस जब हटाए गए तो ऑब्वियसली वही लेते थे चीज़ें, तो इनको भी जो है इकोनॉमिक मिजरी फेस करनी पड़ी. उसके बाद है इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड. क्या एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया? बिल्कुल, क्योंकि जब आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्स में के लिए जो लोग हैं उनको जब कोई काम नहीं होता था तो वापस वो एग्रीकल्चर के तरफ गए और एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर आ गया. अब रहा ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन. इंडियन कॉटन के लिए जो है मार्केट को इंक्रीज कर दिया गया. क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि इंडियन कॉटन को बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में बैन किया गया, मार्केट को इंक्रीज नहीं कर दिया गया, तो ये इकोनॉमिक कॉज नहीं था. बाकी A, B and D, they were the economic causes. So option C is the right answer because this was not the economic cause for revolt of 1857. Right? So option C is the answer. हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, वैसे हम हर एक चैप्टर को करेंगे. Which external events influenced the revolt of 1857? जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो बाहर कुछ ऐसी इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इंडियंस को कॉन्फिडेंस मिला कि अगर ब्रिटिशर्स को हराया गया बाहर तो हम भी हरा सकते हैं. तो इसमें क्या क्या है? फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर, क्रीमियन वॉर. देखिए, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, एक मानी जानी किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसमें तीनों चीज़ें लिखी हैं, तो आप ऐसे याद रख लेना, एपिक, अफगान वॉर, पंजाब वॉर, क्रीमियन वॉर. तो फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर और वॉर्स एंड क्रीमियन वॉर जो है ये होने की वजह से बाहर जिसमें ब्रिटिशर्स ने हारा, तो इससे क्या हुआ? इंडियंस को भी एक कॉन्फिडेंस मिला. तो यस, ऑल आर द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर. अनदर क्वेश्चन, what were the socio-religious causes during this period that caused unrest among the people? Socio-religious causes क्या क्या थी इस दौरान जिस वजह से लोगों में अनरेस्ट पैदा हुआ, जिस वजह से लोग भी इस रिवोल्ट में जुड़ गए, जिस वजह से ब्रिटिशर्स की नफरत आ गई लोगों में? सबसे पहला ये है कि एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. ठीक है, तो क्या जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई थी लोगों को मतलब उससे परेशानी आ गई थी. अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स. क्या ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म हो यहाँ पे. टैक्सेशन ऑफ मॉस्क्स एंड टेम्पल लैंड. क्या मॉस्क और टेम्पल्स पे टैक्स लगाया गया था. रेशियल सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर्स खुद को सुपीरियर मानते थे. तो क्या ABC इज द राइट, ऑल ऑफ द अबव, ओनली C एंड D. तो बेसिकली क्या था कि रेशियल सुपीरियरिटी तो ये सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद को सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे. दूसरा, टैक्स लगा दिया गया था मॉस्क्स पे और टेम्पल लैंड्स पे, ये भी सही है. इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की गई थी, और
क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज़ जो है वो भी यहाँ पे आई थी, और जिसकी वजह से लोगों को डर था कि ये हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द सिपॉइज डिसकंटेंट? जो सिपॉइज थे, सोल्जर्स थे, उनको जो है वो क्यों डिसकंटेंट थे, वो क्यों लड़ना चाहते थे, वो उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया, उनको क्या परेशानियाँ थी? दे हैड टू क्रॉस सीज टू सर्व। क्या उनको बोला गया था आपको समंदर भी पार करना है ड्यूटी देने के लिए? बिल्कुल बोला गया था, है ना। लेसर एमिलमेंट्स कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। क्या उनको बाकी जो ब्रिटिशर्स सिपॉइज थे उनसे कम पे दिया जाता था? बिल्कुल ये भी सही है, उनको कम पे दिया जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल इनको निकनेम्स बोले जाते थे, उनकी जो इंडियन को बोला जाता था कि आप इंफीरियर रेस से हो। दे वर अलाउड टू वेयर सेक्रेटेरियन मार्क्स एंड हेंस रिलीजियस वर सपोर्टेड इन द आर्मी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, उनको जो है अपने रिलीजन की जो है चीज़ें उनको नहीं पहनने दिया जाता था। तो ABC इज द राइट आंसर, और ऑप्शन डी सही नहीं है। रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जाता था, इवन हिंदूज और मुस्लिम के खिलाफ ही उस आर्मी में रूल्स थे, जैसे कि एनफील्ड राइफल को लाना, ग्रेज्ड कार्ट्रिज को मुंह से खोलना, बोन डस्ट को आटे में मिलाना। ये सारा कुछ पॉइंट्स आपने स्पेक्ट्रम से भी पढ़े हैं, और जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है अभी KS बैच में, मैंने उनको इन डिटेल पढ़ा है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमें बताना है कि स्टॉर्म सेंटर कौन था और लीडर कौन था, उसके लिए इनकरेक्ट बताना है। देखो, दिल्ली जनरल बख्त खान, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली कुंवर सिंह। तो बताइए, मैंने आपको इन डिटेल बहुत बार ये पढ़ा है। बेसिकली दिल्ली में जनरल बख्त खान था, ये सही है। कानपुर में नाना साहब था, पेशवा बालाजी राव सेकंड का बेटा। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बिल्कुल थी। और ऑप्शन डी जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि बरेली में खान बहादुर थे, बरेली में खान बहादुर थे। और कुंवर सिंह कहाँ पे थे? कुंवर सिंह बिहार में लीड कर रहे थे। कुंवर सिंह जो है वो बिहार में लीड कर रहे थे, बरेली में खान बहादुर लीड कर रहे थे। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट मैच। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर। अब बोल रहा है इनकरेक्ट मैच देखना है, लेकिन किस स्टॉर्म सेंटर पे कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था? अच्छा, देखो एक एक करके देखते हैं। दिल्ली जेम्स नील, कानपुर सर हुग व्हीलर, लखनऊ हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल, झांसी सर हुग रोज। देखो, मैंने आपको कैसे इसको याद करवाया था। मैंने आपको ऐसे बताया था, सर हुग रोज व्हीलर के साथ साथ कॉलिन कैंपबेल भी था कानपुर में। तो क फॉर कानपुर, क फॉर कैंपबेल, राइट। और लखनऊ में मैंने बोला L फॉर लखनऊ, L फॉर लॉरेंस, राइट। झांसी में मैंने बोला, झांसी की जो रानी है ना, उसको गुलाब लगा के होता था बालों में, तो होगरोज, राइट। तो ऐसे ही याद रखना है। तो दैट मीन्स ये तीन जो है ये सही है, क्योंकि सर हुग व्हीलर भी वहाँ पे था। लेकिन जो दिल्ली है ना, देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे निकोलसन हुडसन था, डी फॉर दिल्ली, तो डी आता है हुडसन में, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे जेम्स नील का बताया था। आप इसको कैसे याद रखोगे, ये मैंने याद कराया था। जैसे बनारस की नीली साड़ी, बनारसी साड़ी मशहूर है ना, नीली साड़ी बहुत खूबसूरत थी। तो बनारस में जेम्स नील था, ना कि दिल्ली में, राइट। तो ऑप्शन ए इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जेम्स नील वाज द ब्रिटिश ऑफिसर इन स्टॉर्म सेंटर ऑफ बनारस। क्योंकि बनारस की नीली साड़ी बहुत खूबसूरत होती है, तो जेम्स नील आपको मैंने याद कराया था। दिल्ली में निकोलसन हुडसन भी होते थे ऑफिसर्स। Who among the following is not true about the revolt? रिवोल्ट के बारे में क्या सही नहीं है? The revolt was married by communal royalties. There was complete cooperation between Hindus, Muslims at all levels, people, soldiers and leaders. Cow slaughter was banned and rebels acknowledged Bahadur Shah Zafar as emperor. बिल्कुल देखो, बहादुर शाह जफर को एज एम्परर सब ने माना था, ये सही है। काउ स्लॉटर को बैन किया गया था सो दैट कि हिंदूज़ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट किया जाए, ये भी सही है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हर एक लेवल पे थी, ये भी सही है। लेकिन फिर ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कोई कम्युनल राइट हमने नहीं देखा, कोई रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई लोगों में नहीं हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा देखी गई थी। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to another question. Why did revolt of 1857 fail? जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, ये क्यों फेल हुआ था?
It was not joined by certain groups and classes. Modern educated Indians look at it as backward looking. Indian soldiers were well equipped. There was a coherent ideology during the revolt. देखो ये सही है, इसको हर एक ग्रुप और हर एक क्लास ने ज्वाइन नहीं किया था. मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस को ये बैकवर्ड लुकिंग लगा था, ये फ्यूडल लगा था, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, सपोर्ट ज़्यादा नहीं किया था. अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड. क्या उनके पास इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्युनिशन अच्छे थे? नहीं, ये गलत है. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास अच्छे थे, इनके पास अच्छे नहीं थे, क्योंकि उतनी मॉडर्न इंडिया नहीं थी उस टाइम पे. देयर वॉज अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द रिवोल्ट. क्या उनकी अच्छी खासी एक आइडियोलॉजी थी, उनके पास फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम था? ये गलत है, उनके पास नहीं था. सो ए एंड बी इज द राइट आंसर. पहले दो ऑप्शन सही है, बाकी दो गलत है. तो दीज टू आर द राइट आंसर्स, दीज आर द रॉन्ग वंस. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू. इनमें से कौन सही है, कौन गलत है? दिस वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश. क्या ये पहला रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ? द लीडर्स हैड अ विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया. क्या जो इसके लीडर्स थे, इनका ये एक नजरिया था कि हम इंडिया को यूनिफाई करेंगे, एकजुट बनाएंगे. सो ऑप्शंस, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन इज करेक्ट. सो बिल्कुल इनमें से कोई करेक्ट नहीं है, नन इज करेक्ट. इनमें से दोनों गलत है. कैसे? ये पहला रिवोल्ट नहीं था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इससे पहले छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए थे, राइट, डिफरेंट जगहों पे, और इन लीडर्स के पास कोई यूनिफाइड विजन नहीं था इंडिया को बनाने का. सो बोथ आर इनकरेक्ट. फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट फैक्टर फॉर स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट. द रिवोल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो इनमें से बताइए इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन. तो बेसिकली इनमें से इनकरेक्ट कोई नहीं है. ये तो सही है, ये दोनों सही है, लेकिन ये पूछ रहा ना इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट नन है, इनकरेक्ट कोई नहीं है. क्यों? क्योंकि सच में एनफील्ड राइफल को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो एक इमीडिएट काज बना रिवोल्ट का, और ये ज़्यादातर सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था. मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था ऐसे. उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था. यहाँ पे पंजाब से स्टार्ट हुआ था नर्मदा तक, यहाँ से बिहार से स्टार्ट हुआ था राजपुताना तक. तो इस एरिया में जो ये है रिवोल्ट हुआ था, राइट. मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा है जेकेएस वाले बैच में. अगर किसी को केएस बैच में ज्वाइन होना है, वो WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट. इनमें से करेक्ट कौन सा है? लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिवोल्ट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट. लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट ज्वाइन किया था, क्यों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज कॉइन्ड बाय लॉर्ड डलहौजी. क्या लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ लाया था? बेसिकली ये सही है. लक्ष्मीबाई का जो बेटा है, उसके जो हस्बैंड की डेथ हुई थी डॉक्टर गंगाधर राव की, उसका जो बेटा था एडॉप्टेड सन, उसको प्रिंस बनने से रोका गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था. ये बोलते थे कि जिसका अपना बेटा नेचुरल हायर नहीं है, उसको एडॉप्टेड सन को हम अलाउ नहीं करेंगे, या ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे. तो रानी जो है, झांसी की रानी, उन्होंने रिवोल्ट में को लीड किया था झांसी में. So both A and B are correct. Find the correct option. इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है. सिंधिया, a local ruler, decided to side with English. ग्वालियर was captured by English in June 1858. बेसिकली जो सिंधिया था वो ग्वालियर का एक लोकल रूलर था. इसने सच में क्या किया? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया. इवन जो तांतिया तोप थे ना, वो सोया हुआ था, उसको मरवाया इसने. और ग्वालियर में जो रिक्रप्चर किया इंग्लिश ने, ये किया था जून 1858 में. और जो झांसी है, झांसी लड़ते लड़ते, सॉरी रानी जो है, रानी झांसी की रानी, वो ग्वालियर में लड़ते लड़ते, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते मर गई. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं. इसके बाद फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. द रिवोल्ट हैड लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड. सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिस्कार्डेड इट एज अ होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश स्पॉय म्यूटिनी. ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन इज करेक्ट. दोनों ये सही है. कैसे? ये जो रिवोल्ट है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैला था, इसका लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था. दूसरा, कुछ ब्रिटिशर्स ने इसको बोला था कि डिस्कार्डेड इट एज होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश स्पॉय म्यूटिनिटी. डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट व्यूज दिए थे रिवोल्ट के बेसिस पे. तो मैंने आपको वो तकरीबन 10-15 बताए किस हिस्टोरियन ने क्या क्या बोला था, वो मैंने आपको इसमें इन डिटेल बताया था. तो ये दोनों सही हैं, तो बोथ आर करेक्ट.
व्हाट वर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट? जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका? डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। जो एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी। बिल्कुल सही है। कंपनी रूल वॉज एबॉलिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका रूल एबॉलिश किया गया रिवोल्ट के बाद। बिल्कुल ये भी सही है। क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज अनाउंसड बाय लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद 1858 में एक एक्ट आया जो 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन का प्रोक्लेमेशन पढ़ा। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सारे स्टेटमेंट्स ठीक है। Which among the following are correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? After the revolt, British did not respect the rights and dignity of the native princes. Paramountcy of the British crown was there after the revolt, and Indian states came under the single charge. देखो ये गलत है, क्योंकि जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है उसमें लॉर्ड कैनिंग ने जो इलाहाबाद दरबार में पढ़ा, उसने बोला कि क्वीन ने ये बताया है कि हमें जो इंडियन के राइट्स और जो है कल्चर है उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे कोई भी लॉ बनाने से पहले। इवन राइट्स एंड डिग्निटी जो नेटिव प्रिंसेस हैं उनको भी हम रेस्पेक्ट करेंगे। और ये सही है, जो ब्रिटिश क्राउन है उसी के अंडर, सिंगल चार्ज के अंडर फिर उसके बाद इंडिया आ गया। तो ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और सिर्फ ऑप्शन बी सही है। Which among the following are correct? After the revolt, British Army was thoroughly reorganized to prevent such events in future. Establishment of 3 universities at Kolkata, Madras and Bombay took place in 1857. ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या किया? आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, इंडियन आर्मी को कम किया गया और यूरोपियंस को आर्मी में बढ़ाया गया। दूसरी बात यह है कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जब ये आया था, वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, उसके बेसिस पे फिर 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ लाई गई। एक कहाँ पे, ये हम एजुकेशन वाली चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे बैच में। एक कलकत्ता में, मद्रास में, दूसरी और तीसरी मुंबई में लाई गई थी। ये तो दोनों स्टेट में जो है सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Who became the first viceroy of the revolt? पहला वाइसरॉय कौन बना रिवोल्ट के बाद? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एल्गिन। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस लॉर्ड कैनिंग बना। ये पहले होता था गवर्नर जनरल। जब रिवोल्ट हुआ था गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड कैनिंग। तो ये बना फिर लास्ट गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि 1858 जो एक्ट आया उसमें इसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया। अब गवर्नर जनरल के बदले इसको क्या बोला जाता था? वाइसरॉय। तो पहला वाइसरॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना लॉर्ड कैनिंग। Which among the following are correct? The soldiers were divided into martial and non-martial races after the revolt. Women took an active part during the revolt. हाँ ये सही है, सोल्जर्स को मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस में डिवाइड किया गया था उस टाइम पे रिवोल्ट के बाद। लेकिन वुमेन का पर्टिकुलरली कोई एक्टिव पार्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे उतना, जब गांधी जी सीन पे आ गया, जब गांधी जी ने लीड संभाली यहाँ पे इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उस टाइम पे फिर वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ गई। तो only option A is the correct answer. Which of the following are correct? Licensing Act was a reaction to the revolt of 1857. Under this act, the government reserved the right to stop publication and circulation of any book, newspaper or printed matter. It was in addition to the already existing Metcalfe Act. तो जो लाइसेंसिंग एक्ट किसका था? मतलब न्यूज़पेपर का एक्ट। जब हम अलग से न्यूज़पेपर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे डिफरेंट एक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो बिल्कुल रिवोल्ट जब हुआ उसको उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स को कर्ब करने के लिए, सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ना फैले ये वाला नया नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, तो या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हैट्रेड थी उसको कर्ब करने के लिए लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया। और इसमें ये बताया गया कि कोई पब्लिकेशन, सर्कुलेशन किसी भी बुक की, न्यूज़पेपर की या प्रिंटेड मैटर की, इसको जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है। और ऑलरेडी हमारे पास 1835 का एक एक्ट आया था जो लॉर्ड मैटकैफी ने लाया था, उसको हम मैटकैफी एक्ट बोलते हैं। वो ऑलरेडी था एग्जिस्टिंग, उसके इन एडिशन टू दैट एक्ट लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
Choose the correct option. Administrative changes due to 1857 revolt. The Indian branch of army was used for expansion and British army was as an army of occupation. There was now to be 1/3 of white army as against 14% before 1857. मैंने आपको बताया था कि एक तो अब रेसेस के बेसिस पे आर्मी बनाई गई, एक प्रोविंसेस, क्योंकि इनने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट की. दूसरा ये कि इंडियन आर्मी को अब कम कर दिया गया और यूरोपियन आर्मी को इंक्रीज कर दिया गया. इवन इंडियन आर्मी को कोई इक्विपमेंट नहीं दिया गया क्योंकि उनको बोला गया कि ये आगे डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार जो 1857 रिवोल्ट हुआ वो भी सोल्जर्स ने ही स्टार्ट किया था इमिडिएटली, और इसलिए यूरोपियंस को एमिनेशंस दी गई और इंडियंस को नहीं दी गई. सो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट. तो इसके बाद आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिशर्स सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स विद मोर विगर, adopted policy of divide and rule, suppressed freedom of press, increased social services. Choose a correct option. रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था 1857 रिवोल्ट के बाद? बेसिकली देखो, सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स विद मोर विगर नहीं, इन्होंने बोला कि हमने अगर अब से हम सिर्फ अपने जो है इस पे एक्सपेंशन पे, अपने पावर बढ़ाने पे फोकस करेंगे, हम इनके रिलीजन और सोशल इश्यूज़ के साथ कुछ नहीं करेंगे. तो सोशल रिफॉर्म्स को नहीं किया गया सपोर्ट, क्योंकि उनको बोला गया कि इसी की वजह से फिर रिवोल्ट होता है. इन्होंने तो ये गलत है, राइट. तो इन्होंने सच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सपोर्ट किया. ये चाहते थे कि एक रीजन को दूसरे रीजन के खिलाफ कर दे तो जीत इनकी होती थी, तो ये सही है. सप्रेस्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बिल्कुल सही. इनने बहुत सारे एक्ट्स लाए, जैसे वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, या लाइसेंसिंग एक्ट इनने लाया. तो सच में इनने सप्रेस किया फ्रीडम ऑफ प्रेस को, ये भी सही है. इंक्रीज सोशल सर्विसेज, क्या सोशल सर्विसेज देना इन्होंने इंक्रीज किया? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं था. तो बी एंड सी इज द राइट आंसर, राइट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. मुझे उम्मीद है आपको पूरा ये जो है क्लियर हुआ होगा, फिर से रिवाइज हुआ होगा. बाकी जो भी बच्चा हमारे बैच में आना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है. JKS का 2023 का हमारा बैच चल रहा है अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी EPFO के बच्चे अगर चाहते हैं उस बैच में आना, उसमें क्या है कि आपका पूरा जनरल स्टडीज़ उसमें हो जाएगा. फिर आपके कुछ कंप्यूटर्स वाला सेक्शन रहता है और ये रीजनिंग वाला सेक्शन रहता है. तो वो मैं आपको कंप्यूटर्स, मैंने आपको MCQs इस पे कराए, तकरीबन 9 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कराए. उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है यूट्यूब चैनल पे हमारी कंप्यूटर MCQs का, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर्स रिवाइज हो जाएगा. पहले मैंने एक मॉडरेट लेवल का वो MCQ सीरीज सेशन कराया है. तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और ये सेशन आपको कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़.